दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जब से शपथ लिए हैं वो अपने विकृत राष्ट्रवाद को बढ़ाते जा रहे हैं। और दोस्तों, मैं आप लोग को बता रहा हूं कि एक दिन अमेरिका को ये जो राष्ट्रपति आपको दिख रहा है, ये अपने विकृत और जहरीले राष्ट्रवाद के कारण पूरे के पूरे आज अमेरिका को एक खत्म कर देगा। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, सबसे पहले आप लोग को बता देता हूं विकृत राष्ट्रवाद क्या होता है। सबसे पहले राष्ट्रवाद हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होना और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होना। अगर हमारे राष्ट्र पर कोई हमला करेगा तो उसके बचाव के लिए हम अपने प्राण भी न्यौछावर कर लेंगे, उसके लिए कुछ भी करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। लेकिन दोस्तों, जब हमारे देश का जो ऐसा राष्ट्रवाद जो हमारे देश की सीमा रक्षा से आगे बढ़कर दूसरे देशों के सीमा रक्षा में घुसपैठ करना, दूसरे देशों में हड़पने की बात करना, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में अपने लाभ के कारण उसमें हस्तक्षेप करना को हम लोग विकृत राष्ट्रवाद कहते हैं। ये जहरीला राष्ट्रवाद भी कहा जा सकता है। दोस्तों, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने थे, शुरू में उनका नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अच्छा नारा है, कोई भी अपने देश को आगे बढ़ाएगा, इसमें बुराई कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन वो अपने राष्ट्रवाद के पैजामे से बाहर निकल के वो जब कनाडा को धमकी देते हैं कि ज्यादा 19-20 करोगे तो हम तुमको अपना 51वां राज्य बना लेंगे। दोस्तों, पॉइंट शुड बी नोटेड, 51वां राज्य मतलब अमेरिका में 50 राज्य है। जीके को नोट करके रखिएगा, अब कभी कॉल एग्जाम में आ सकता है और आएगा तो बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। तो उनके पास तो 50 राज्य है, लेकिन कनाडा को 51वां राज्य बना लेंगे। दोस्तों, ठीक है, अगर कनाडा कुछ गलत किया तो उन्हें बोलो ना कि आप यहां से आगे बढ़ोगे तो ठीक नहीं होगा, युद्ध होगा, ये समझ में आता है। लेकिन उसको आप धमकी दे रहे हो कि उसको अपने में मिला लेंगे। अब दोस्तों, उसके बाद यही तक बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जो गाजा की जमीन को कहते हैं कि हम इसे रिवेरिया साइट बना लेंगे, उसका पर्यटन स्थल बना लेंगे, अगर अमेरिका में आया तो पूरा गाजा को खाली करवा देंगे। अरे भैया, गाजा का मैटर से आपको क्या मतलब? अगर आपको कुछ करना है तो गाजा गलत है सही है इस बात पर बात करो ना, आप उसके जमीन पर बोलने वाले कौन होते हो? इसके बाद जो गल्फ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको की जो खाड़ी है, उसका नाम बदल के उन्होंने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। ये क्या है? ये क्या है? अब यहीं तक नहीं रुके, अभी जो डेनमार्क है, डेनमार्क का जो ग्रीनलैंड है, उस पर आप बोल रहे हो कि हम उसको खरीद लेंगे, हम उसको कीमत देने के लिए तैयार हैं। अरे भाई, वो अपना जमीन है, जो करना है करे, तुम उसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हो कि हम खरीद लेंगे, अमेरिका में शामिल हो जाएगा? इतना बड़ा धरती है, उसको तो संभालो अच्छे से। अब उसके बाद अभी यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन में अभी उन्होंने यूक्रेन को यह धमकी दी है स्टारलिंक को हम यूक्रेन से हटा देंगे अगर यूक्रेन अपने दुर्लभ बेशकीमती जो खजाना है उसको अमेरिका के हवाले नहीं किया, मतलब अमेरिका को वो खजाने को जैसे चाहे उपयोग करने का इजाजत नहीं दिया। तो दोस्तों, आप लोग को बता दूं स्टारलिंक क्या होता है। दोस्तों, स्टारलिंक होता है इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला एक किट होता है। और दोस्तों, अभी यूक्रेन जो युद्ध के हालात से जूझ रहा है और यूक्रेन का जो व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान है, गतिविधियां जो चल रही है, वो सब अभी स्टारलिंक इंटरनेट सिस्टम के माध्यम से चल रही है। और दोस्तों, बता दूं कि 42,000 स्टारलिंक के जो उनके पास गैजेट अभी यूक्रेन में कार्यरत है। अब सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि आप अगर वो खजाने पर आपके दुर्लभ जो खनिज हैं हमें अधिकार नहीं दोगे तो हम उसे बंद कर देंगे। और वो अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बात बहुत अच्छे जानते हैं, जहां मैं यूक्रेन का इंटरनेट बंद किया तो यूक्रेन अपने सैनिकों से संपर्क साधने में असमर्थ हो जाएगी, यूक्रेन की कहानी खत्म। तो इस स्थिति का वो फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि यूक्रेन भी कोई सही देश नहीं है। यूक्रेन भारत के खिलाफ, भारत के राष्ट्र की अखंडता और अक्षुण्णता के खिलाफ बोलने से बाज नहीं आता था। दोस्तों, यूक्रेन बिना मतलब का, भारत ने उसको कुछ कभी नहीं बोला, बेमतलब का पाकिस्तान के पक्ष से बोलता था, कश्मीर को लेकर बोलता था। कहा भी जाता है जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि तुम्हारा सोच वैसा होता है कि तुम बेमतलब का लोगों के पीछे पड़े रहते हो और इसके लिए दूसरे के चक्कर में पड़ते हो। आप देख लो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, अभी से लगभग 3 साल पहले रसिया से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तो उस वक्त अमेरिका भर भर के यूक्रेन का हेल्प कर रहा था। यूक्रेन एकदम फूला पड़ा था कि हम रसिया से लड़ देंगे, रसिया से लड़ देंगे। लेकिन जब अमेरिका का जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने तो उन्होंने बोला कि यूक्रेन को मदद देना बंद कर देंगे। और ये जो हथियार जो सप्लाई कर रहे थे, एक्चुअल में यूक्रेन तो रसिया से लड़ ही नहीं रहा था, एक्चुअल में यूक्रेन की बस धरती उपयोग हो रही थी और
रसिया अकेले अमेरिका और उसके नाटो देशों से अकेले खुल्लम खुल्ला युद्ध कर रहा था। ये लड़ाई नाटो और रूस के बीच में लड़ाई थी। तो उस वक्त यूक्रेन को भर भर के हथियार दे रहा था, यूक्रेन भी मस्त मजे से ले रहा था। और उसकी भी एक शर्त होती है ना कि आप इतने दिन बाद लौटाओगे, इतने दिन बाद लौटाओगे। अब समय पूरा होने के पहले उसको प्रेशराइज कर रहे हो, तो ये विकृत राष्ट्रवाद है। अब दोस्तों मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि ये राष्ट्रवाद से अमेरिका को कितना नुकसान होगा। इसके लिए दोस्तों मुझे याद आ रहा है वो जर्मनी का एकीकरण जो बिस्मार्क ने 1864 से 1871 के बीच में किया था। दोस्तों ये जो वीडियो आज का है वो यूपीएससी और पीएससी के मेंस लेवल का, इसलिए पॉइंट को नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा। यहां आपको समझना भी कुछ पड़ेगा। दोस्तों जर्मनी का एकीकरण जब बातें चलती थी तो जर्मनी का एकीकरण में पर्शिया राज्य जो प्रमुख बिस्मार्क के अधीन था और हाल्स्टीन और ऑस्ट्रिया राज्यों को बहुत ही प्रेशराइज करके बिस्मार्क ने अपने राज्य में शामिल किया। दोस्तों आप पॉइंट को नोट करिए, जर्मनी को पहले पर्शिया कहते थे और पर्शिया राज्य में बाद में ऑस्ट्रिया और हॉल्स्टीन मिलके एक जर्मनी का निर्माण हुआ। वो उस वक्त अपने आप को घनघोर राष्ट्रवादी कहते थे, वहां तक भी ठीक था, लेकिन पर्शिया राज्य से बाहर हॉल्स्टीन और ऑस्ट्रिया को आपने प्रेशराइज करके शामिल क्यों किया? तो शामिल तो कर लिया, लेकिन शामिल करने के बाद हुआ कि पर्शियन लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, बाकी लोगों को ना के बराबर वैल्यू दी जाती थी। इससे गुस्सा भटकते गया और एक बार जब हड़पने की भूख लग जाती किसी की जमीन, तो भूख शांत नहीं होता जब तक मुंह बहुत गंदे तरीके से जल न जाए। यही काम करते रहे। उसके बाद बिस्मार्क बढ़ते गया। और हाँ दोस्तों, बिस्मार्क ने एक ऐसी बात बोली थी कि जिसकी तारीफ की जाती है, लेकिन वो तारीफ योग्य नहीं थी। बिस्मार्क ने यह बात बोली थी कि अब संसद में बकवास करने से कोई फायदा नहीं होगा, सीधे से सीधे लौह और रक्त की नीति, मतलब बल के दम पर राज्यों को हड़पा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि संसद की कोई बात ही नहीं होगी, मतलब नियम कानून से बात नहीं चलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस चलाओगे। और जैसे तैसे बिस्मार्क शामिल करके जर्मनी को एक बड़ा राष्ट्र बना लिया, विशाल साम्राज्य तो दे दिया, लेकिन हुआ क्या? बाकी जो साम्राज्य हैं, जब तक बिस्मार्क था तब तक ठीक था, 40 साल भी ले दे के नहीं गुजरा कि उन राज्यों ने विद्रोह करना शुरू किया। और जर्मनी क्या करता था, अगल बगल की जमीन को हड़पने की ताक में भी रहता था। जिसमें आपको बोला ना, जब तक मुंह न जल जाए तब तक ये भूख नहीं खत्म होती। अब उसके कारण अगल बगल के देश जैसे ब्रिटेन हो गए, फ्रांस हो गए, रसिया हो गए और जापान तक के देश डरे हुए थे कि जर्मनी आगे हम लोग को भी हड़पेगा। उसके बाद में नॉर्वे जैसे देश भी घबराए थे और इन स्वीडन लोग से भी उनका झगड़ा चलते रहता था। तो एक तो जर्मनी से डर और दूसरे जो राज्यों को हड़पा था उनका विद्रोह की भावना। 40 साल के अंदर ही राजकुमार की हत्या को लेकर ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई शुरू हुआ, तो एक कारण बना और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। तो दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम ही था जर्मनी का एकीकरण और जर्मनी के प्रति बाकी राष्ट्रों का डर। और दोस्तों कहा जाता है कि अगर बाकी लोग आपसे डरते हैं ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो अपने बचाव में कुछ भी कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ ना दोस्तों, उसके बाद में सभी के सभी लोग इस युद्ध का जिम्मेवार जर्मनी को ठहराने लग गए। हालांकि इस युद्ध का बराबर जिम्मेवार ऑस्ट्रिया था और उसके बाद में इंग्लैंड था, फिर रसिया था, फ्रांस था, सब के सब जिम्मेवार थे, लेकिन पूरा जिम्मेवार जर्मनी पर मतलब जिम्मेवारी लाद दिया। उसके बाद में जर्मनी को जबरदस्ती वर्साय की संधि करने पर बाध्य कर दिया और युद्ध के प्रति जो भी घाटा लगा था सबका हर्जाना जर्मनी को ही भरने के लिए दे दिया गया, क्योंकि जर्मनी की इस नीतियों के कारण उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं था। और दोस्तों जर्मनी में भी इस चीज का गुस्सा फूट रहा था, जो 21 साल बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के रूप में सामने आया। दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर कुछ नहीं है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बस पार्ट 2 है। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो अभी अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप यही हरकत कर रहे हैं। जब बाकी राज्यों से हड़पेंगे, जब बाकी राज्यों के पीछे पड़े रहेंगे, हर एक को अपने अंदर शामिल करने की बात करेंगे, तो बाकी लोग देश या राष्ट्र भी उनसे डरेंगे। और जब डरेंगे
तो वो अपना विकल्प खोजेंगे, मरता क्या नहीं करता, तो ये अमेरिका के लिए घातक होगा। अब दोस्तों आप लोगों को बता दूं, उसमें 40 साल लग गए थे जर्मनी का विनाश होने में, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट का युग है, कम्युनिकेशन हाई है। 40 साल 40 महीने में या 40 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है। और दूसरी चीज, उस वक्त जर्मनी के सामने ना कोई ताकतवर देश नहीं था जो खुल्लम खुल्ला लड़ सके, लेकिन अमेरिका को नहीं भूलना चाहिए कि उसके लिए अभी ताकतवर देश रसिया बैठा है। यूक्रेन के युद्ध में रसिया ने बता दिया कि अमेरिका और उसके देश लोग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बस बोलने की बातें हैं, खोखले शेर लोग हैं। और इसके बाद में शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी वादे में ही कहते थे कि हम रूस और यूक्रेन का युद्ध को खत्म कराएंगे। और दोस्तों व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता हैं ये बात कहे भी हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होगा, और वो खत्म होगा, हम रूस के साथ समझौता करेंगे, क्रेमलिन में समझौता करेंगे। दोस्तों पॉइंट के और नोट करिए, क्रेमलिन एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा रूस के लिए यूज किया जाता है। अगर क्रेमलिन के साथ समझौता की बात करें तो समझ लीजिए रूस के साथ समझौता की बात कर रहे हैं। तो अब दोस्तों अगर देखा जाए तो रूस के साथ समझौता करने की बात कौन किया है, ध्यान दीजिए, हाँ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, व्हाइट हाउस से मैसेज आ रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि रूस के साथ समझौता करेंगे हम लोग यूक्रेन को लेकर। अब आपको सोचिए कि यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है उनको व्लादिमीर को पूछा नहीं गया, और यही नहीं, अगल बगल के जो यूरोपियन देश है फ्रांस, इंग्लैंड, उन्हें भी नहीं पूछा गया। अब दोस्तों इसमें नोट करने वाली बात है, दोस्तों आप ये चीज ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका के व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा है कि रूस और यूक्रेन का समझौता हम करवाएंगे। अब दोस्तों लेकिन इसमें सोचने वाली बात है कि इसमें यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर को पूछा ही नहीं गया। ये तुम कैसा समझौता कर रहे हो यार कि तुम उस देश का राष्ट्रपति को पूछ नहीं रहे हो, इससे उस देश की संप्रभुता का क्या होगा, वो देश की कोई वैल्यू नहीं छोड़े हो, मतलब आप दोनों मिलके वो देश का भविष्य तय करोगे। और दोस्तों यही नहीं, उसके अगल बगल के यूरोपियन देशों के से भी आप नहीं पूछे हो, जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति से भी आपने नहीं पूछा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर से भी आपने नहीं पूछा, इसीलिए वो दो देश भी इससे चिंता में हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअल में वो ये बात जानते हैं कि मैं पूरे विश्व का जमीन को हड़पूंगा तो इन देशों में विद्रोह होगा और देश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। केवल रसिया एक ऐसा देश है ना दोस्तों जो उन्हें रोक सकता है, और रसिया के साथ अघोषित रूप से खड़ा चाइना भी है, और कहीं ना कहीं दबे जुबान में भारत भी खड़ा है जिसका अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए दोस्तों जो यूक्रेन का समझौता यूक्रेन और रूस का समझौता नहीं है, यूक्रेन के आड़ में ये समझौता डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन करना चाह रहे हैं। अब राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से तो कोई खबर नहीं आया है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खबर आया है, मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप ये समझौता यूक्रेन के आड़ में पुतिन से करना चाहते हैं कि तुम अपना जो देश लेना है ले लो और मेरे को करने दो, ताकि समझौता होगा तो ज़्यादा कोई बोलेगा नहीं। तो दोस्तों ऐसी जब स्थिति होती है ना तो अगल बगल के देश डर जाते हैं, और वो जब विरोधी बन जाते हैं, और उनके तरफ से अगर आपका जो विपक्षी पार्टी है रसिया अगर वो खड़ा हो जाए ना तो अमेरिका इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा, अमेरिकी नागरिकों को इससे ज़्यादा परेशानी होगी। और दोस्तों ये समूहतः ये जो पूरा विकृत राष्ट्रवाद है, जहरीला राष्ट्रवाद है, वो अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ेगा भविष्य में। और दोस्तों यही नहीं, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है बहुत सारी जन कल्याणकारी चीज़ों से पीछे हट रहे हैं, जैसे कि दोस्तों अभी जलवायु जो परिवर्तन का समझौता, मतलब कोई देश कितना पोल्यूशन करेगा, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जलवायु परिवर्तन को लेकर बैठक हुई थी। अब उस बैठक से भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोलते बाहर आ रहे हैं, हम जितना चाहे उतना ड्रिलिंग कराएंगे। दोस्तों आप लोग एक चीज जान लीजिए कि पूरे विश्व में 4% बस अमेरिका के लोगों की जनसंख्या है। नोट करिएगा दोस्तों डाटा, ये आप लोग के लिए पीएससी यूपीएससी के लिए मेन रिटर्न का डाटा बन सकता है। अमेरिका के पास पूरे वर्ल्ड का केवल 4% जनसंख्या है, जबकि अमेरिका वर्ल्ड का 25% पोल्यूशन फैलाता है। तो अमेरिका पहले इस बात के लिए कंट्रोल के लिए बात उठा था, सहमति बनी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खुल्लम खुल्ला करते हैं हम जो चाहे वो करेंगे, विश्व से मतलब नहीं है। दूसरी तरफ WHO से भी डोनाल्ड ट्रंप किनारा कर रहे हैं, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी किनारा कर रहे हैं, तो जन कल्याण को लेकर खड़े नहीं रहेंगे, मतलब वो दुनिया में तबाही फैलाएंगे,
तो इनका हाल वही होगा ना। अगल बगल के लोग जब डरेंगे तो साथ नहीं देंगे, विरोधी बनेंगे, तो कोई देश का विकास नहीं हो सकता। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, विश्व कप फ्रांस छोड़ के कोई ऐसा देश ही नहीं है जो किसी दूसरे देश के बिना चल सके। आप ये पॉइंट को नोट करिएगा, ये भी बहुत पॉइंट का बात है। फ्रांस विश्व का एक ऐसा देश है ना जो अकेले सब चीज उगाता है, सारा चीज है। मतलब फ्रांस को पूरे विश्व से काट काट के भी अलग कर दोगे ना तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चल सर्वाइव कर लेगा। लेकिन कोई भी देश इवन एज अमेरिका और रसिया की बात करो, अगर वो पूरे विश्व से कट जाए तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उनका विकृत राष्ट्रवाद या जहरीला राष्ट्रवाद किस तरीके से विश्व के लिए बाद में उन्हीं के लिए ज़्यादा खतरा बनेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा, और अगर आपको विश्लेषण पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ। और दोस्तों इसमें मैं राष्ट्रवाद की बात करता हूँ, अपने हर वीडियो में राष्ट्रवाद की बात करता हूँ, लेकिन मेरा राष्ट्रवाद, हमारा राष्ट्रवाद हमारी देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए है। कोई दूसरे देश पर हम लोग कभी बात नहीं करते। तो दोस्तों फिर मिलते हैं